देखिए 57 की क्रांति में सैनिक विद्रोह जो है, सैनिक विद्रोह का क्या रोल है, हम इसकी कहानी देखेंगे अब समझेंगे, ठीक है। नहीं सैनिकों ने किस तरीके से इसमें, सैनिक विद्रोह के अंदर सैनिकों का संचार क्या है, सैनिकों ने कैसे संचार किया है और वो किस तरीके से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, ठीक है। तो हम इन चीज़ों की बात करेंगे। देखिए सैनिक विद्रोह शुरू हुआ है, यहाँ पे बात कर रहे हैं 7th इरेगुलर क्वेलरी। 7th इरेगुलर क्वेलरी जो थी, इस 7th इरेगुलर क्वेलरी ने क्या किया, ये वही क्वेलरी थी जिसने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। इन्होंने मना कर दिया था कि हम चर्बी से युक्त इन कारतूसों को प्रयोग नहीं करेंगे। और 7th इरेगुलर क्वेलरी ने जब ये मना करा तो इन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, इसको मैसेज डाला था। इन्होंने इसको कहा था कि हमने अंग्रेजों के द्वारा दिए गए चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया है और अब हम आपके आदेश का, यानी कि आप क्या चाहते हैं, हम इसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है जी। उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया था कि हमने तो जो करना था कर दिया, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, शुरू से कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं कि इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे जो कारतूस चर्बी से युक्त थे। 48वीं नेटिव इन्फेंट्री का ये क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। वहीं दूसरी नेटिव इन्फेंट्री का नाम था 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो इस 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया था, इसने अवध में इस टाइम पे कैप्टन हियरसे जो थे, वो हियरसे छिपे हुए थे। ये अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे, तो ये हियरसे जो थे, ये अवध मिलिट्री पुलिस जो थी, अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन थे ये, ठीक है जी। अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन थे हियरसे। इनकी रक्षा का जो जुम्मा था, यानी कि इनकी सेफ्टी, इनकी सुरक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भारतीय सैनिकों की थी। भारतीय सैनिकों से 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने दलील की, या इन्हें मैसेज पहुंचाया, इनसे कहा कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप पहला, आप हियरसे को बंदी बना करके 41th नेटिव इन्फेंट्री को सौंप दें, यानी पहली चॉइस दी कि आप उसे बंदी बनाएं, आप उसे पकड़ लें और आप उसे 41th इन्फेंट्री को आप भेज सकते हैं, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री को आप भेज सकते हैं। दूसरी चॉइस ये थी कि आप स्वयं से हियरसे को क्या कर दीजिए, मौत के घाट उतार दीजिए, उसे मार दो स्वयं से। कारण यह था कि वो एक अंग्रेज था और अंग्रेजों ने जो भारतीयों के साथ किया था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। भारतीयों के ऊपर बहुत सारी पॉलिसियां थोपी गई थी। उन पॉलिसियों में से आपको मैंने एक तो बताया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कल कराई थी, इसे कह सकते हैं हम। एक थी देश सड़क नीति और दूसरी थी सहायक नीति। ये वो नीतियां हैं जिनके कारण भारत के राजा और जनता सभी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। अंग्रेजों को हम फारसी भाषा में फिरंगी कहते हैं। फिरंगी शब्द जो है वो फारसी का शब्द है, ठीक है। किसका है? फारसी का शब्द है फिरंगी। जैसे अंग्रेज भारतीयों को बुलाते थे, ठीक है, जैसे हम लोग भी यहाँ पे गोले श्वेत अश्वेत जैसे थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम भी अंग्रेजों को अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी गुस्सा से या अपने उस स्वभाव से जिससे हम उसे देखते थे, उसे हम फिरंगी कहते थे, ठीक है। ध्यान रहे 57वीं की क्रांति में 3 भाषाओं को महत्व दिया गया है। एक तो हिंदी भाषा थी, दूसरी उर्दू भाषा थी और तीसरी कौन सी थी? फारसी भाषा थी। हिंदी, उर्दू और फारसी, ठीक है।
और 57 की क्रांति में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी थे, जो धर्म थे भारत के अंदर, सभी ने मिल करके एकजुट होकर के अंग्रेजों का सामना किया है। ठीक है, सबने एकजुट होकर के अंग्रेजों का सामना किया। यहां से मुद्दा उठेगा सहायक संधि का। सहायक संधि आप सबने पढ़ी थी, सहायक संधि क्या थी। ठीक है, ये सहायक संधि भी कराऊंगा मैं, इससे पहले आप इसे पूरा करेंगे। देखिए, अवध मिलिट्री आर्मी जो थी, अवध मिलिट्री जो पुलिस का कैप्टन था जिसका नाम था हियर से, इसको मारने का जब कहा गया तो इसमें भारतीय सैनिकों ने हियरसे को मारने से भी इंकार कर दिया और पकड़ के सौंपने से भी इंकार कर दिया। यानी दो बातें कही थी और उन दोनों से ही उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। कहा कि ना तो हम कैप्टन को बंदी बनाएंगे, ना तो हम इसको पकड़ के आपको सौंपने वाले हैं, ना ही हम इसे मारने वाले हैं। दोनों से ही उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, जब कभी भी ऐसा होता था, जब कभी भी ऐसी चीज़ सामने आती थी कि कोई अपने वादे से मुकर गया या फिर ऐसी विशेष कंडीशन होती थी, तो ऐसे में भारतीय सैनिक जो उच्च दर्जे के थे, वो क्या करते थे, वो सब मिल के क्या करते थे, एक पंचायत बिठाते थे और उस पंचायत में क्या करते थे, वो निर्णय लेते थे पंचायत में कि क्या करना है। ठीक है, और ये सभी की सभी पंचायतें लगती कहाँ थी, ये लगती थी सभी की सभी कानपुर में। कहाँ लगती थी, कानपुर पुलिस छावनी जो थी, उस पुलिस छावनी के अंदर रात को ये पंचायतें बुलाई जाती थी। ठीक है, भारतीय सैनिक कम्युनिकेशन का काम करते थे, कम्युनिकेट करते थे। कम्युनिकेट कैसे करते थे, तो ध्यान रहे, कम्युनिकेट वो कुछ इस तरीके से करते थे कि एक यहाँ पे थे एक शाहमल थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एक न्यायिक भवन जो था, ये एक अंग्रेज के कंट्रोल में था। एक जगह थी जो अंग्रेज के कंट्रोल में थी, उस अंग्रेज को मार के उसके उस घर पर कब्जा कर लिया था। वहां से सारे के सारे कम्युनिकेशन, यानी कि उसे मान लीजिए, उसे संचार का मुख्य केंद्र बना दिया था। वहां से पूरे भारत में जहां पर भी क्रांतिकारी दल रहते थे, उन सभी क्रांतिकारी दलों को वहां से सूचना दी जाती थी। लोग ऐसे सपने सजाने लगे थे कि भारत अब कभी गुलाम नहीं रहेगा। क्रांतिकारी दल इतनी तीव्रता से उनका उदय हुआ कि ऐसे लोग सपने सजाने लगे कि देश जल्दी ही आज़ाद हो जाएगा। लेकिन कारण आप देख रहे हैं, इसके विरोध में अंग्रेजी एम्पायर भी काफ़ी शक्ति अंग्रेजी एम्पायर के पास भी थी। उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए, बहुत तरीके की उन्होंने चीज़ें अपनाई, है ना। सैनिक विद्रोह को कैसे दबाया जाए, क्या क्या चीज़ें इसके विरोध में लाई जाएँ, देखो। ठीक है, तो जब भी कभी कुछ विशेष मुद्दों पर बैठक होती थी तो ये बैठकें रात को बुलाई जाती थी, यानी रात को ये बैठकें होती थी। 57 की क्रांति के दौरान 3 जगह ऐसी थी जहां पर ज़्यादातर मीटिंगें होती थी। यानी कि ये मीटिंगें एक तो रात में होती थी, अंधेरे में होती थी ये मीटिंगें। भारतीय लोग इस मीटिंगों में भाग लेते थे, उनके पास विशेष प्रकार के मुद्दे होते थे अपनी समस्याओं को रखने के, क्रांति को बढ़ावा देने के। और ऐसा ही नहीं था, इसमें बहुत सारे लोग, इन क्रांतिकारी दलों के जो धनवान लोग थे, जो लोग किसी भी तरीके से अंग्रेजी एम्पायर से, अंग्रेजी साम्राज्य के द्वारा जो पीड़ित थे, वो लोग इन भारतीय क्रांतिकारी दलों की आर्थिक सहायता भी करते थे। ठीक है, आर्थिक सहायता मतलब एक तो खाद्य सामग्री की परिपूर्ति करना, दूसरा इन्हें धन इत्यादि पहुंचाना। ठीक है, विद्रोह के लिए आवश्यक सामग्री देना, ये करते थे। यहाँ पे 3 चीज़ें सामने आएंगी। एक तो आपका है लखनऊ, दूसरा है आपका कानपुर और तीसरा है हमारा बरेली। 57 की क्रांति के दौरान ये वो 3 हॉट स्पॉट थे जहां से आंदोलन भड़कते थे, या जहां से आंदोलनकारियों को आवश्यक सामग्री प्राप्त कराई जाती थी। कम्युनिकेट करने का, जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन का जो मुख्य केंद्र था वो कुछ समय वो न्यायिक भवन था, जो शाहमल के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, लखनऊ के समीप था। दूसरा दिल्ली जो था, ये सभी क्रांतिकारियों का एक गण था, यानी कि जो भी क्रांतिकारी इधर उधर से आते थे सभी दिल्ली में आके रुकते थे। दिल्ली में इनकी सबकी दिल्ली में आके सब मिलते थे और सभी अपनी अपनी सूचनाएं पहुंचाते थे। किस तक? एक दूसरे तक। यानी संचार इतना तेज था कि कोई सी भी सूचना एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता था, बहुत तीव्रता से सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। ये थी 57 की क्रांति। 57 की क्रांति में ये सैनिक इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि सैनिकों का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा। अच्छा, सिर्फ सैनिक ही इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, आम लोग भी पीड़ित थे अंग्रेजी एम्पायर के द्वारा। इन्हें भी प्रताड़ित किया गया था। इनके ऊपर जो तमाम प्रकार के जो कर, पहले देखिए भारत में रहने वाले तमाम प्रकार के व्यक्ति,
चाहे वो किसी भी धर्म मजहब से संबंध रखते हों, वो सभी प्रताड़ित हुए हैं, चाहे उन्हें किसी भी आधार पर उनकी प्रताड़ना उन्हें क्यों नहीं की गई हो, उन्हें सबको परेशान किया गया। एक तो सांप्रदायिक हिंसा एक ऐसी हिंसा है जिससे अक्सर लोगों को गुजरना पड़ता है। अगर अभी थोड़ी सी बात हो जाए हिंदू मुस्लिम करके भी तुरंत लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, समय नहीं लगता इस चीज़ में। तो अब उसमें पिस्ता कौन है? जो कमज़ोर होता है, सत्ताशील व्यक्ति हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कारण सैनिक उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, पैसे वाले लोग हैं उन्हें इधर से उधर चले गए, किसी दूसरे देश में चले गए, लेकिन आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो पिसते हैं, उनके साथ गलत होता है। तो ऐसा ना हो किसी के साथ, इसीलिए आप पहले तो संयम रखें, ठीक है। संयम सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी कैसा भी भाषण दे रहा है, जैसे ज़्यादातर भारत के अंदर जो राजनीति होती है ना, ये धर्म के आधार पर राजनीति होती है, जाति के आधार पर राजनीति होती है, और इस राजनीति को कोई समझ नहीं पाता। लेकिन 157 की क्रांति का ये एक ऐसा मात्र आंदोलन है जहां पर हिंदू मुस्लिमों ने सबने साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये एक मात्र ऐसा देख लीजिए यहाँ पे। बाकी का तो सब में पूरे समय में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है